अब आ गए 50 पे, ये भी लैंडमार्क केस है, बट ये एक्चुअली काफ़ी हर साल यही केसेस रिपीट होते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और इसमें पूछ रहे हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल जो है वो कौन से केस में डिस्कस हुआ है। आंसर है वेलोर सिटीजन्स वेलफेयर। ये कब कहाँ पढ़ते हैं? जब हम एनवायरमेंटल लॉ पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनवायरमेंट का जो लॉस पढ़ते हैं उसमें आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। फिर 51, ये भी हमेशा रिपीट हुआ है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन कहाँ आता है? MC मेहता वर्सेस कमलनाथ, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। हाँ 52, इसमें पूछ रहे हैं सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट किस केस में स्ट्रक डाउन हुआ था? ये हुआ था श्रेया सिंघल। ये ना 2016 में हुआ था, जो तो 2017 और 2018 के AIB हुए थे ना, उसमें ये क्वेश्चन था। तो प्रीवियस ईयर के आपने किया तो ये लैंडमार्क जजमेंट आपको पता है। हाँ 53 पे चले जाते हैं। देखिए ये ना इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट का क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी लोग शायद नहीं पढ़ के गए हैं, तो कोई बात नहीं, बट इसमें ना आंसर है ऑप्शन डी। आप गेस कर सकते हो, इसके लिए ना आप रीजनेबल गेस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो पूछ रहे हैं ऑथराइज्ड पर्सन क्यों नहीं होता है। ऑथराइज्ड पर्सन देखिए वो, ये देखो ऑप्शन डी मार्क कर देती हूँ और समझा देती हूँ। ये आप गेस कैसे कर सकते हो? क्योंकि ऑथराइज्ड पर्सन वही होता है जो खुद, या फिर मैंने एक्सेस किया अपना डॉक्यूमेंट, या फिर मैंने किसी और को परमिशन दिया, लिखित रूप में दिया या ओरली दिया, कि आप मेरा ये वाला बुक खोल के आप एग्जाम में ले जा सकते हो, ठीक है। तो या फिर मेरे पास राइट है, या फिर मेरे ऑथराइज्ड पर्सन जिसको मैंने पावर दिया उसके पास राइट है। तो जो अनऑथराइज्ड पर्सन होता है उसके पास तो राइट ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी। तो आपको ये नहीं पता तो भी ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप अच्छे से गेस कर सकते थे क्वेश्चन 53 के लिए। 54 पे चलते हैं। ये पूछ रहे हैं मैटरनिटी लीव जो होती है, जो विमेन को मिलती है कोई भी एम्प्लॉयमेंट में, वो मैक्सिमम पीरियड क्या है? मैक्सिमम पीरियड पूछ रहे हैं। ये हो गया आपका 26 वीक। इंडिया में कोई भी औरत को अगर वो कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट में है तो उनको पेड लीव मिलता है, पेड मैटरनिटी लीव ऑफ 26 वीक्स, ठीक है। क्वेश्चन वही है, ये काफ़ी जनरल नॉलेज वाली भी क्वेश्चन हो गई है। हाँ ये इतना जनरल नॉलेज नहीं है। 55 ये पूछ रहे हैं अगर ट्यूबेक्टमी का ऑपरेशन होता है किसी भी औरत को तो उनको कितना लीव मिलता है? वो है 2 हफ्ता, 2 वीक्स। शायद ये इतना नॉलेज में नहीं हो, जनरल नॉलेज में, पर ऊपर वाला क्वेश्चन 54 आप कर सकते थे। हाँ अब ये पूछ रहे हैं 56 में फैक्ट्रीज एक्ट, ये सब इंडस्ट्रीज कोड, इंडस्ट्रियल लॉ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये पूछ रहे हैं अगर आपको कैंटीन चाहिए, अगर आपको एटलीस्ट एक कैंटीन चाहिए, कहाँ? फैक्ट्री में, तो वहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ होना ज़रूरी है? मिनिमम कितने एम्प्लॉयज़ होंगे तो आपको कैंटीन मिलेगा? एंड आंसर इज ऑप्शन डी, आपको 250 वर्कर्स चाहिए। अगर 250 वर्कर्स से ऊपर हैं तो वो जो कंपनी है उन पे एक ड्यूटी होती है कैंटीन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। हाँ ये 57, इसमें काफ़ी लोगों को आई थिंक डिस्प्यूट है। ये पूछ रहे हैं वर्कमैन कौन नहीं होता है? देख लो, नॉट पूछ रहे हैं, नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कमैन, और यहाँ पे आंसर है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि वर्कमैन के डेफिनेशन में ये बोलते हैं अगर आपका सैलरी अबव 10,000 होता है, ठीक है, 10,000 के अबव अगर आपका सैलरी है तो आप वर्कमैन नहीं होते हो। तो ऑप्शन में 6, 10, 8 तो नहीं है। कुछ लोगों को डाउट था सी होगा या डी, ऑप्शन है डी, क्योंकि हमें 10 के ऊपर का देखना है, ठीक है, एक्सीडिंग बोले हैं। 58 ये काफ़ी सिंपल है, ये टॉर्ट्स का हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर है विनफील्ड, ठीक है। विनफील्ड ने एक बुक लिखा था, उस बुक पूरा टॉर्ट के बारे में है और वहाँ से ये स्टेटमेंट है। विनफील्ड है राइट आंसर। फिर ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ग्लाउचेस्टर ग्रामर केस, ये होता है डैमनम साइने इंजूरिया। ये मैंने समझाया था अपने वीडियोस में। ऐसे 2 स्कूल्स होते हैं, एक स्कूल ज़्यादा पैसे कमाती है पहले, पर दूसरा स्कूल जब आ जाता है उसका लॉस हो जाता है तो वो केस करते हैं। तो ये हो गया डैमनम साइने इंजूरिया। फिर आ गया नो फॉल्ट लाइबिलिटी, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सेक्शन 140। ये सीधा सीधा लिखा है, आपको ये बैराक ले जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे एक्ट्स के लिए, छोटे एक्ट्स के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते
तो आपका हो गया। ठीक है, हमने 60 तक कर लिया है, अभी 40 क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी जल्दी हम वो कर लेते हैं। फिर 61 में कितने राइट्स होते हैं कंज्यूमर के पास, ये भी कहाँ से मिलेगा, ये सब भी ना बेरैक में ही है, उन्होंने बहुत टफ नहीं पूछे सच बताऊं तो, ये भी बेरैक का ही क्वेश्चन है। और टोटल कंज्यूमर के पास होते हैं 6 राइट, 6 राइट्स होते हैं, तो ऑप्शन है ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए चलते हैं 62 पे। इसका आंसर ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा अथॉरिटी है जो एडवाइस करती है, एडवाइस ऑन व्हाट, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स। तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में कौन सा ऐसा अथॉरिटी है जो एडवाइस करती है, आंसर है ऑप्शन बी, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। ये भी बेयर एक्ट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ चलो फाइनली हम आ गए हैं अपने फेवरेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्वेश्चंस पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया में हमें ढूंढना है ये कौन सा प्रोविजन है। ये तो सिंपल ही है, आपको आई एम श्योर इतने क्वेश्चंस के बाद ना जब आपने ये वाला क्वेश्चन देखा होगा पेपर में, आपको लगा होगा थैंक गॉड मुझे ये तो पता है, ये तो सिंपल है, मैं ये लगा देती हूँ। चलो ये सेम प्रोसीजर है, आपको मैच करना है इंडेक्स से, आपका हो जाएगा। यहाँ पे आता है आपका 246, देखो 246 नहीं है, 256 वो भी नहीं है, 260 नहीं वो भी नहीं है, वो भी क्वेश्चन से मैच नहीं हो रहा। 265 देखो, हाँ टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, तो 265 हो गया आपका सही आंसर। ठीक, हाँ चलते हैं। ये ना काफी मैंने इतना डिस्कशन देखा है बच्चों का इस क्वेश्चन पे, ये सही आंसर क्या है, और मेरे हिसाब से ये सही आंसर है ऑप्शन बी। क्यों, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आज आपने एक कंपनी स्टार्ट की है। ठीक है, क्वेश्चन में समझा देती हूँ, पहले क्वेश्चन तो समझ लो। ये कह रहे हैं क्वेश्चन 64 में, आज एक कंपनी मैंने स्टार्ट किया है और कंपनी का फाइनेंशियल ईयर होता है और उनको इनकम टैक्स भरना पड़ता है। तो वो पूछ रहे हैं फर्स्ट प्रीवियस ईयर को किस डेट से मानते हैं, तो क्वेश्चन ये है। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है, मैं समझा देती हूँ। ये कह रहे हैं जो भी दिन होता है, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया 25 अक्टूबर 2020, ठीक है, उस दिन पे मान लेते हैं आपने आपका कंपनी स्टार्ट किया है, तो आपका जो प्रीवियस ईयर होगा इस केस में ये होगा 25 अक्टूबर 2020 से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021 तक होता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल में। क्यों, प्रीवियस ईयर ना जरूरत नहीं होता है कि वो कंप्लीट 12 मंथ्स का हो। ठीक है, क्योंकि जब पहली बार कंपनी फॉर्म होती है उससे पहले उसको प्रीवियस ईयर कुछ होता नहीं है ना। तो फर्स्ट प्रीवियस ईयर हम उस दिन से लेते हैं जिस दिन वो एस्टैब्लिश हुआ और नेक्स्ट मार्च तक कैलकुलेट करते हैं। तो ये केस में तो ऐसा हो जाता है, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होता है। पर इन्होंने जो डेट दिया है वो दिए हैं 31 मार्च। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो प्रीवियस ईयर है वो 31 मार्च को ही स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में ऐसा होता, मैं कह रही हूं आप एक बार सोच के देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसा होता कि आपका 31 नहीं 30th मार्च को आपने कंपनी खोली और 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो इंडिया में हम अप्रैल से नेक्स्ट ईयर मार्च तक लेते हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो आप क्या बोलते, स्टार्ट्स ऑन 30th मार्च एंड्स ऑन 31 मार्च बोलते। पर यहाँ पे उन्होंने ऐसा क्वेश्चन में डेट ही ऐसा दिया है कि ये 31 को ही स्टार्ट होगा और 31 को ही एंड होगा। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। देखिए ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल था, तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये आया, अगर आपने तुक्का लगाया सही हुआ तो हुआ, बट अगर नहीं आया तो भी कोई इसके बारे में ज़्यादा चिंता मत करना। पर आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन बी है, वो ही सही आंसर निकलेगा। अब 65 ये पूछ रहे हैं, मतलब कोई भी इंसान को इंडिया का रेसिडेंट मानने के लिए उसको कितने दिन इंडिया में रहना पड़ेगा आउट ऑफ 365 डेज। आपका आंसर है 182। तो ऑप्शन है ऑप्शन
बी, कोई भी इंसान, अगर वो आप इनकम टैक्स के बारे में बात कर रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट, या फिर आप कंपनीज एक्ट के बारे में बात कर रहे हो, या कोई भी सिटीजनशिप एक्ट या एनआरआई, इनके जो प्रोविजंस ये सब होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आप बात कर रहे हो, कोई भी इंसान को इंडिया का रेसिडेंट मानने के लिए, रेसिडेंट इन इंडिया मानने के लिए आपको मिनिमम 182 डेज आउट ऑफ 365 डेज इंडिया में रहना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ 66, ये ना इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं, ये डायरेक्ट है एक्चुअली। इनकम कहाँ डिफाइंड है? इनकम डिफाइन होता है डेफिनेशंस क्लॉज में, और वो होता है ऑप्शन बी सेक्शन 2 सब क्लॉज 24, ठीक है। हाँ अब आते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, ठीक है। आगे अब हम तो यही पढ़ के गए थे ना, हम थोड़ी ना पूरा 2 मार्क या 1 मार्क के लिए इतना बड़ा इनकम टैक्स थोड़ी ना पढ़ के जाते एग्जाम के लिए, हम तो कॉन्ट्रैक्ट सीपीसी यही पढ़ के गए, तो वो वाले क्वेश्चंस आ गए, तो चलो वो वाले कर लेते हैं, वो सही करने हैं। 67 में ये पूछ रहे हैं फ्रॉड क्या नहीं होता है, नॉट पूछ रहे हैं, आपने आइडेंटिफाई किया विच इज नॉट फ्रॉड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैम बेयर एक्ट से होगा क्यों नहीं होगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेयर एक्ट लिया, क्या वर्ड ढूंढना है? फ्रॉड ढूंढना है। फ्रॉड कहाँ आता है मैम? 16, 17 ऐसा कुछ आता है ना, चलो खोलो, हाँ आ गया। फ्रॉड होता है सेक्शन 17, फ्रॉड इज डिफाइंड, काफी कुछ बोले हैं। हाँ अब एक्सप्लेनेशन पे आओ तो वो कहते हैं mere silence as to facts likely to affect the willingness of a person to enter into the contract is not fraud। तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ है? mere silence। हाँ मैंने क्या मैच किया? मुझे पहले क्या था करना था, सही सेक्शन नंबर ढूंढना था, और मैंने ढूंढ लिया सेक्शन 17 जो कि बात करता है फ्रॉड के बारे में। जैसे मुझे फ्रॉड मिल गया, मैंने क्या किया? मैच किया वर्ड्स। एक्सप्लेनेशन में लिखा है मियर साइलेंस, हाँ मियर साइलेंस इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक, मैंने मार्क कर लिया। मतलब क्या है मैम इसका? अगर आप पे कोई ड्यूटी नहीं है कि आप सही चीज बोलो, है ना, आप पे कोई ड्यूटी नहीं है कि आप सच बोलो या सही चीज बोलो, और उस टाइम पे आप बस चुप रहते हो, तो वो फ्रॉड नहीं होता है। वो वही समझा रहे हैं, ये जो 4 लाइन में वो समझा रहे हैं ना बेयर एक्ट में, वो यही चीज है। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी। हाँ अब आ गए हैं हम 68 पे। ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन में उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। ये क्वेश्चन ना काफी लोगों को डाउटफुल लगा होगा, क्योंकि एक तो इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा एक्ट लेना है ये नहीं बताए, कौन सा सेक्शन लेना है ये नहीं बताया, कौन सा ऑफेंस या कोई भी ऐसा वर्ड्स भी नहीं है, तो कुछ भी हिंट नहीं था ये क्वेश्चन में। तो फिर भी मैं ये करूंगी बेयर एक्ट से ही करूंगी, ताकि आपको पता चले कि बेयर एक्ट से कैसे ढूंढना है, ठीक है। ठीक है, मैंने पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ा। ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ब्ला ब्ला, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं ए था बी था कुछ कुछ हुआ, ठीक है। क्वेश्चन में तो हिंट नहीं है, तो अब मैं आती हूँ ऑप्शन में। ऑप्शन में देखो कॉन्ट्रैक्ट 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 कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन सा बेयर एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही लूंगी मैं, क्योंकि हिंट जो मुझे मिला है ऑप्शन में वो यही कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा सेक्शन के बारे में बता रहा है, क्योंकि सेक्शन तो ऑप्शन में भी सेक्शन नहीं है, पर क्वेश्चन में लिखा है फॉल्सली रिप्रेजेंट्स। ये वर्ड देखो, फॉल्सली रिप्रेजेंट्स। फॉल्स रिप्रेजेंट को हम लीगली क्या बोलते हैं? मिस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और मिस रिप्रेजेंटेशन वर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है। हाँ कहाँ? ये रहा, यही कहीं आता है, ये रहा सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन। फॉल्सली रिप्रेजेंट, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब बस लैंग्वेज का कमाल है, मीनिंग तो सेम ही है। तो अब मैं जाती हूँ सेक्शन 18। अब मैंने फाइनली क्या किया? मैंने फर्स्ट आइडेंटिफाई किया ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, फिर मैंने आइडेंटिफाई किया ये सेक्शन 18 है। अब मैं जाती हूँ सेक्शन 18 के इलस्ट्रेशन में। इलस्ट्रेशन देखो है क्या? ये देखो मिल गया, देखा बेयर एक्ट से ही मैंने ये आंसर किया। ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी, मैच हो रहा है। हाँ ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी, एग्जैक्ट मैच हो रहा है मैम। falsely represents that 500 mounds of indigo
आर मेड एनुअली एट एस फैक्ट्री। पूरा क्वेश्चन मैच हो गया कहाँ से, इलस्ट्रेशन से। तो अब आगे पढ़ो, लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट ऑप्शन ऑफ बी। ये देखो यही बेयर एक्ट में ही लिखा है, तो मुझे क्या करना है, ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। सेम जो मैच किया मैंने वही आंसर करेक्ट कर दिया, ठीक है। हाँ 69, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, ये भाई AIB 17 में ही पूछा था ये भी। ये कह रहे हैं ऐसा कौन सा इंजंक्शन होता है जो कि आपको सूट के बाद ही मिलता है, वो हो गया आपका परपेचुअल इंजंक्शन। परपेचुअल मतलब फाइनल, फाइनल के बाद ही आपको ये वाला इंजंक्शन मिलेगा। हाँ 70 में भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है हिंट वर्ड पेनल्टी। उन्होंने क्या बोला, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पेनल्टी कब नहीं होती है। और जो ऑप्शंस है ना, देखिए सेक्शन 76 तो होता ही नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेक्शन 76 नहीं होता है, ठीक है। जो 75 है वो पेनल्टी के बारे में बात नहीं करती है, और जो 74 है सिर्फ वो बात करती है पेनल्टी के बारे में। तो ये भी काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन, आपको सेक्शन ही मैच करने थे। ऑप्शन है ऑप्शन बी। हाँ अब आगे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे। ये भी ना काफी बेयर एक्ट बेस्ड ही क्वेश्चन था, क्योंकि उन्होंने एक्ट दे दिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, एक सेकेंड, उन्होंने एक्ट तो दे दिया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन का नंबर भी दे दिया सेक्शन 63A। तो आपको क्या ही करना था, बस बेयर एक्ट ही उठा के आपको करना था। मैं दिखा देती हूँ ये वाले भी, बट आई एम श्योर ये अब तक तो आप इतना तो समझ गए कैसे बेयर एक्ट से ऐसे वाले करने हैं। इंप्रूवमेंट्स टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो कहेंगे अगर इंटरेस्ट फिक्स नहीं है एट द रेट ऑफ 9%, ये रहा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। ऑप्शन बी हो गया आपका करेक्ट। चलो हमने 70 तो कर लिए, बस आखिरी के 30 बचे हैं, फटाफट कर लेते हैं ये भी। हाँ 72 पे काफ़ी लोगों ने मुझे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि मैम 72 का आंसर बता दो। इसमें ना ऑप्शन ना बी सही है। आपको ये फाइंड आउट करना है टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 17 क्या होती है। काफ़ी लोगों को लगता है आंसर सी है, पर सी इज़ नॉट द राइट आंसर। क्यों, मैं ऐसे क्यों बता रही हूँ, जो ऑप्शन अगर आप बेयर एक्ट खोलोगे ना, सेक्शन 17 का बेयर एक्ट, उसमें ये जो लाइफ ऑफ द ट्रांसफरी है ना, वो एक्चुअली होना चाहिए था लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर। वर्ड क्या था, ट्रांसफरर आपका सही वर्ड है, ट्रांसफरी यहाँ पे गलत लिखा है। तो ऑप्शन ए इज नॉट द राइट आंसर, ओनली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बेयर एक्ट से करेक्ट मैच करोगे तो ये ट्रांसफरर होना चाहिए था, ठीक है। हाँ 73 ये पूछ रहे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं होता है। यहाँ पे आंसर है हुंडी। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ भी नहीं पढ़ा हो, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सिंपल है। मैं तो इसको कैटेगराइज करूंगी एज सिंपल क्वेश्चन ओनली, डायरेक्ट एंड सिंपल। क्योंकि जो हुंडी होती है वो ऐसा माना जाता है कि इंडियन जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री में उसका इम्पोर्टेंस था। तो जो कस्टमरी वैल्यू है वो कैरी ऑन होती आती है, पर जो इंडियन का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट होता है उसमें ये वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो हुंडी इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब 74 क्वेश्चन पे ये भी है आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का ही क्वेश्चन, और ये पूछ रहे हैं अगर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाइड नहीं है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट मेंशन्ड ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो आपको कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेयर एक्ट लेके गए ना, तो वहां से भी आप ढूंढ सकते हो। जैसे मैं दिखा देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, देखो यहाँ पे लिखा है सेक्शन 80 में इंटरेस्ट व्हेन नो रेट स्पेसिफाइड, ठीक है। अगर आप सेक्शन 80 पे जाते हो, कहाँ पहले क्या किया, सेम प्रोसीजर है। कोई भी एक्ट हो, नया भी एक्ट आपको दे तो प्रोसीजर तो आपको ढूंढने का सेम ही है। तो सेक्शन 80 में गई और सेक्शन 80 में दिखा इंटरेस्ट व्हेन नो रेट इज स्पेसिफाइड, और आंसर बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। तो ऑप्शन है ऑप्शन सी 18%, ठीक है। हाँ 75 पे आ गए। हाँ इस पे ना मैं बताती हूँ कंफ्यूजन हो रहा है, बिकॉज कुछ लोगों ने ना ये क्वेश्चन गूगल किया तो उनको आंसर आ रहा है ऑप्शन डी 24 मंथ्स, पर ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे हैं 2013 एक्ट के बारे में।
सेम मतलब 2013 लैंड एक्विजिशन एक्ट से पहले आपका एक एक्ट था 1894 समथिंग लाइक दैट, एंड उसमें एक अमेंडमेंट है जो कि 1984 या ऐसा कुछ आया था। उस अमेंडमेंट में था 24 मंथ्स, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ना मुझे मैसेज किया कि मैम ये तो आंसर गूगल पे 24 बता रहा है। देखो ऐसे इसलिए गूगल को ट्रस्ट मत करो, बेरैक्ट खोलो और बेरैक्ट में से ढूंढना है, ठीक है। लॉ कहाँ से होती है, लॉ जो भी बनती है वो आपकी सही सही कहाँ लिखा होता है, बेरैक्ट में ही लिखा होता है। तो इधर उधर की बातें मत सुनना, बेरैक्ट में खोल के देखोगे तो आपको यही मिलेगा। ये शायद सेक्शन 15 है, सेक्शन 15 ऑफ 2013 एक्ट खोलना है, ठीक है। तो आंसर अगर आपने ऑप्शन बी लगाया है 12 मंथ्स तो वो सही है, ठीक है। हाँ, अब आ गए हैं 76 पे। 76 पे ये भी है लैंड एक्विजिशन से, और वो पूछ रहे हैं कोई भी अगर प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए आप लैंड एक्वायर कर रहे हो तो कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ का कितना मतलब कितना परसेंटेज के लोग आपको सहमति देना जरूरी है वो प्रोजेक्ट के लिए, लैंड लेने के लिए। और ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, 80%। आपको 80% लोगों की कंसेंट चाहिए। अगर 2-4 लोग नहीं दिए तो कोई बात नहीं, बट मेजॉरिटी, वो जो भी इलाका आप लेना चाहते हैं लैंड, उस इलाके के 80% लोगों की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ना ये क्वेश्चंस में एक चीज़ बता देती हूँ, काफ़ी लोग ना ये सिंपल क्वेश्चन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि वो लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं। वो तो इसका ना कोई आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। इसके लैंग्वेज समझने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए आप शॉर्टकट नहीं अपना सकते। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कुछ भी करके ये वाला चलो गेस कर लिया सही, या कुछ और करके आपने नेक्स्ट क्वेश्चन भी निकाल लिया, पर आप इतना गेस वर्क करके जाओगे, है ना। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से मतलब पढ़ के समझ आ रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन हो आराम से कर लोगे, ठीक है। हाँ, 77 पे आते हैं। ये IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं, एक IPL का टीम है, ठीक है। IPL टीम कोई भी हो, क्रिकेट टीम कोई भी हो, और वो बेचना चाहते हैं अपने ही मतलब अपने ही टीम का कुछ सामान। जैसे मग्स नहीं भेजते हैं, टी शर्ट्स भेजते हैं, कैप्स, हैट्स। IPL के सीजन में तो सब लोग घर पे भी अपना जो भी फेवरेट टीम होता है, फेवरेट टीम का जर्सी और कैप बैठ के मतलब लगा के बैठ ही जाते हैं, आप सब लोग तो देखते होगे। तो वो पूछ रहे हैं ऐसी जो चीज़ें होती है जिसमें मैं एज एन IPL टीम अपना टीम का लोगो डाल देती हूँ, या फिर अपना टीम का कलर डाल देती हूँ, नाम लिख देती हूँ, और मैं आपको मग सेल कर रही हूँ, की चेन्स, वॉचेस। तो इन सब चीज़ों पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कौन सी लगती है? क्या याद रखना था, मैंने क्या बताया था, जब भी लोगोस होता है, कोई भी ब्रांड नेम होता है, लोगो होता है, या फिर उस ब्रांड के कलर्स होते हैं, तो ये सब ट्रेडमार्क में आता है, ठीक है। ये सब कहाँ आता है? ट्रेडमार्क, जो कि है ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। 78 ये मैंने डिस्कस किया था। ड्यूरेशन पेटेंट्स की होती है 20 ईयर्स, ठीक है। बस 20 ईयर्स को होती है, उसके बाद आप रेन्यू नहीं कर सकते। पेटेंट्स इंडिया में सिर्फ 20 ईयर्स के होते हैं। हाँ, अब आगे 79 पे ये पूछ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आर्टिकल 301 to 304, 305 यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं ये जो प्रोविजंस है ये हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है? आंसर यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया है। इनफैक्ट आज भी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया का ट्रेड एग्रीमेंट पे बहुत नेगोशिएशन चलते हैं, और हम मतलब एज टू कंट्रीज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ट्रेड में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोविजंस है फ्रीडम ऑफ ट्रेड के, हमने वो ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हैं, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हो कि आज भी इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी ट्रेड रिलेटेड चर्चे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। फिर 80, ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता है आप सबने कर ही लिया होगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था। रिट से तो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड ही थे, और वो पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा रिट होगा जो आप इश्यू करते हो किसी से काम करवाने के लिए। अगर मैं आपसे मतलब आप जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि आपको पढ़ के जाना है, तो मैं कौन सा रिट इश्यू करूंगी? वो होगा मैंडेमस, ठीक है। एनफोर्समेंट कैसे याद किया मैंने? ये एनफोर्स करना है ना, मुझे आप पे जबरदस्ती करना है कि आप ये काम करो।
जैसे मुझे आपको जैसे बोलना है कि ये वीडियो लाइक करो, तो मैं आपको बोलूँगी मैंडमस, क्योंकि आपको ये करना ही करना है। तो पब्लिक अथॉरिटीज़ को ये करना है, वो हो गया आपका मैंडमस। तो चलते हैं नेक्स्ट है 81 पे। 81 फिर से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। कहाँ है बैरक मेरा? हाँ चलो, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कह रहे हैं ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक है, अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, पर ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, पिछले साल नहीं आया था, मतलब हमने नहीं देखा ये प्रीवियस क्वेश्चन में। ये पूछ रहे जो कॉन्स्टिट्यूशन का बैर एक्ट होता है, इसका जो हिंदी वर्जन होता है वो वैलिड है करके ऐसा कौन सा अमेंडमेंट ने बोला है। ये क्वेश्चन ही पहली बार सुना सुना लग रहा है ना। डोंट वरी, देखो आपको ना बैर एक्ट इसीलिए लेके जाने का प्रोविजन होता है AIB एग्जाम में, ताकि नए क्वेश्चन भी आए एग्जाम में, आप इन्हीं बैर एक्ट से ढूंढ के वो सॉल्व करें। यही इंटेंशन है AIB का अलाउ करने के लिए बैर एक्ट एग्जाम हॉल में। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है कि हिंदी वर्जन कब से वैलिड है, ये ढूंढना है ना। तो इसके लिए भी देखो, ये काफ़ी लोग शायद छोड़ के आए, मैं बताती हूँ बैर एक्ट से ही जो आप लेके गए उससे कैसे आंसर करना है। हाँ देखो, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ये क्लियर हेडिंग है बैर एक्ट का ही। तो ये छोड़ दो, शॉर्ट टाइटल छोड़ दो, कमेंसमेंट छोड़ दो, आगे बढ़ो। हाँ 394A में लिखा है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी लैंग्वेज। अब आप इसका रेलेवेंट पेज खोलेंगे ना, आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे देखो छोटा सा उन्होंने 2 करके रखा है यहाँ पे, उसका आप फुटनोट देखो, उसमें क्या लिखा है, इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 58th अमेंडमेंट एक्ट। आपको क्या देखना है, ऑप्शन हो गया D 58th अमेंडमेंट। आप समझ रहे हो ना कैसे ढूंढे, मुझे नहीं पता था, मुझे सच में नहीं पता, मैंने रट के नहीं गई कि वो 58th है, पर मुझे कैसे पता, क्योंकि उन्होंने पूछा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का बैर एक्ट लिया। जैसे ही आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी बैर एक्ट खोलते हो, जो कंटेंट्स होते हैं इनिशियल पेज, उसमें से मैंने ढूंढा हिंदी के बारे में कहाँ लिखा है, ये मैंने ढूंढा, फिर वो वाले सेक्शन में जाके मैंने ये सॉल्व किया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं आना है। जैसे वो इनकम टैक्स का थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, वो आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पर ऐसे क्वेश्चंस जो आप बैर एक्ट लेके गए, ऐसे वाले आपको नहीं छोड़ के आने हैं एग्जाम में। ठीक है, फिर आते हैं 82 पे। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द लैंडमार्क जजमेंट। लैंडमार्क जजमेंट पूछ रहे हैं कलरेबल लेजिस्लेशन के ऊपर। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। ये स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह है। इसको याद कैसे रखते हैं, ये होता है जो बिहार लैंड रिफॉर्म्स हुए उसके बारे में है, ये वाला जो केस लॉ है उस कॉन्टेक्स्ट में होता है। और वहाँ पे ना कलरेबल लेजिस्लेशन मतलब यूनियन का थोड़ा लॉ था और स्टेट का थोड़ा लॉ था, और वो थोड़े ओवरलैप हो गए थे एक दूसरे के डोमेन में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जब यूनियन और स्टेट का जो लॉज हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कलरेबल लेजिस्लेशन डॉक्ट्रिन की यूज होती है। ठीक है, एक डॉक्ट्रिन्स का वीडियो है, आप कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वो डॉक्ट्रिन्स का वीडियो देख लीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हाँ, फिर आते हैं 83 पे। ठीक है, 83 में भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हो रही है, और वो पूछ रहे हैं इन रे बेरुबारी केस। ये एक लैंडमार्क केस है। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं इन रे बेरुबारी केस के बाद ऐसा कौन सा अमेंडमेंट आया था। ठीक है, ये आपको बैर एक्ट में नहीं मिलेगा, मैं समझती हूँ आपका। आप कुछ लोगों ने ना मुझे बोला था कि मैम आप तो कहते हो सब कुछ बैर एक्ट में है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे ढूंढेंगे। देखिए, जो लैंडमार्क केसेस होते हैं वो आपको बैर एक्ट में नहीं मिलेंगे, वो तो आपको एग्जाम से पहले, थोड़ा पहले मतलब पढ़ के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी 9th अमेंडमेंट। मैं ना यहीं पे एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने कहा था आपको पढ़ के जाना है, और मुझे ना लोगों ने पूछा था मैम आप लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट केसेस दे दो, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स दे दो। मान लेती हूँ मैंने आपको बोल दिया इन रे बेरुबारी केस पढ़ना है एज एन इम्पॉर्टेंट केस, पर कैसे पढ़ना है अगर आपको ये पता नहीं है तो आप कैसे करोगे। जैसे मैं एग्जाम्पल में बताती हूँ, जैसे आप इन रू बेरुबारी केस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या क्या पढ़ोगे। आप पहले पढ़ोगे कि ये आया था एडवाइजरी ओपिनियन से। एडवाइजरी ओपिनियन कहाँ होता है, आर्टिकल 143 में होता है। फिर एडवाइजरी ओपिनियन का ये वाले केस में क्या फैक्ट्स थे, ये था इंडिया एंड पाकिस्तान के टेरिटरीज के बारे में। ठीक है, ऐसे पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि बस रट लिए इन रे बेरुबारी 9th अमेंडमेंट 9। अब बच्चे थोड़ी ना हो, आपको ये रियल लाइफ में जो यूटिलिटी है वो आपको समझ के पढ़ना है,
है ना। सिर्फ रटने से क्या ही होगा, अगर सिर्फ रटना ही था तो मैं इतना एक्सप्लेन ही क्यों करती, आपको डायरेक्ट सोल्यूशन ही दे देती, आप मैच कर लेते ट्रू फॉल्स। आप बच्चे नहीं हो, अब आपको समझना है कॉन्सेप्ट, है ना। तो ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे एडवाइजरी ओपिनियन, वो पढ़ोगे क्या होता है, फिर आप पढ़ोगे इसके फैक्ट्स क्या हैं, थोड़े बहुत फैक्ट्स याद कर लोगे, फिर पढ़ोगे इस केस के बाद क्या हुआ था, आपका आया था 9th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इस केस के रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए थे आप वो चेक करोगे। जैसे इस केस के बारे में ये हमेशा आता है, प्रिएम्बल नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किस केस ने बोला है करके, आंसर है आपका इंड्रो वेरुबारी। तो जब भी आप नोट्स बनाते हो या पढ़ते हो तो आपको ऐसे पढ़ना है, सब कुछ लिंक करके, सब कुछ समझते हुए पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिखाया कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है, लिंक करते हुए पढ़ना। ओके, चलो फटाफट कर लेते। 84 तो बहुत इजी है, ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगी, ये डायरेक्ट बैराक्ट क्वेश्चन है, बैराक्ट से मैच किया मैंने, आंसर है 254 ऑप्शन सी। हाँ, फिर आ गया 85, ये भी आपको बैराक्ट में मिल जाएगा, ये आंसर है ऑप्शन सी। 15 ईयर्स मिले थे एज अ ट्रांजिशनल प्रोविजन, उसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी प्रोविजन मान लो। जैसे आज कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1950 में, ठीक है, और 15 साल का टाइम दिया गया था, एंड 1965 में ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी बनाया था, ठीक है। हाँ, 86 ये भी एक केस लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का ही लैंडमार्क केस है ये भी, और ये पूछ रहे हैं कि सिंगल पोस्ट, अगर एक ही पोस्ट है तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होती है, ये किस केस ने बोला है। ऑब्वियस सी बात है ना, जगह अगर मान लीजिए एक ही वैकेंसी है, आप एक वैकेंसी में 20%, 27%, 30% ब्रेक तो नहीं कर सकते, रिजर्वेशन नहीं है, तो ऑब्वियसली मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है, पर वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कौन सा केस में दिया है, ऑप्शन ए चक्रधर पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। हाँ, 87 ये डायरेक्ट नहीं है बट ये सिंपल है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं अगर कोई भी वर्किंग प्लेस पे कोई भी विमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करती है तो उसका कौन सा फंडामेंटल राइट इफेक्ट होता है। वर्क, यहां से क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, वर्क ना, वर्क के बारे में क्या अमेंडमेंट हो, मतलब क्या क्या फंडामेंटल राइट्स होते हैं। वर्क के बारे में होता है राइट टू प्रोफेशन, है ना, राइट टू प्रोफेशन, राइट टू बिजनेस, ये जो ट्रेड एंड बिजनेस, ये जो राइट होता है वो होता है ना वर्क प्लेस रिलेटेड। तो ये वाला राइट कहाँ दिया है, ऑप्शन डी 19(1)(g) में दिया गया है, ठीक है। ऐसे आपको लिंक करना, यहाँ पे मतलब बैराक्ट में ये नहीं होगा कि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन इज गिवन अंडर 19(1)(g), ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, पर सिंपल है क्योंकि आप लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हो, इसलिए मैंने बोला था कैसे पढ़ोगे, लिंक करते हुए पढ़ना है। जैसे वर्किंग वुमेन बोला है, प्लेस ऑफ वर्क बोले हैं और फंडामेंटल राइट की बात हो रही है, तो आप लिंक करोगे आर्टिकल 19 राइट टू ट्रेड, राइट टू बिजनेस, राइट टू प्रोफेशन, इनको आप लिंक करोगे राइट टू वर्क ऑफ अ वुमेन एट वर्क प्लेस, ऐसा, और ऑप्शन डी आप लगाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब पूछ रहे हैं अगर कोई भी दो आर्टिकल में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डॉक्ट्रिन अप्लाई करते हो, आंसर है ए डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। जब भी दो प्रोविजंस के बीच में क्लैश होता है, ठीक है, या एक ही प्रोविजन के क्लॉज 1 क्लॉज 2 में क्लैशेस होते हैं, तो हम कौन सा वाला डॉक्ट्रिन यूज करते हैं, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। क्या मतलब होता है, सब साथ साथ लेके चलो, जो हम साथ साथ है मूवी का होता है ना, किसी को भी आप बैड फील मत कराना, सबको खुश रखते हुए साथ साथ लेके जाओ, वही हो गया आपका डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। सबको साथ साथ हैप्पीली ले जाओ, जो प्रोविजन ए है और प्रोविजन बी है दोनों को साथ साथ खुशी खुशी पढ़ो, कोई भी उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करो, वही है ये मीनिंग। फिर चलो हमारा फेवरेट बैराक्ट आ गया, फिर क्रिमिनल लॉ का मैनुअल उठाओ और आईपीसी में जाओ। ये कह रहे ऐसे कौन सा सिचुएशन है आईपीसी के अंडर जहां पे आईपीसी एप्लीकेबल नहीं होता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, क्या एप्लीकेबल नहीं है, क्या एप्लीकेबल है, आपको फर्स्ट जो चीज याद रखना है, द वर्ड फ्रेज ज्यूरिसडिक्शन, है ना। अगर आपको नहीं पता है तो अभी सीख लो। कोई भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपको क्या याद रखना है, ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे क्या ढूंढोगे आप बैराक्ट में,
जूरिसडिक्शन ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 ऑफ आईपीसी खोलो और यहाँ पे आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा। अगेन ऑप्शंस में कहीं पे भी क्लू नहीं है कि आपको 3, 4, 5 पढ़ना है ना, तो आपको आइडेंटिफाई सही से सेक्शन नंबर करने हैं कि आप कौन से सेक्शन नंबर खोलोगे बैराक में ये पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अब आंसर क्या है, ये सब जो लिखा है वो हटा देती हूँ। आपको आईपीसी में ढूंढना है जहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, और वो ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्यों, अगर यहाँ पे लिखा होता लोकेटेड इन इंडिया, यहाँ पे लिखा है लोकेटेड इन एनी कंट्री, बट कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड इन इंडिया लिखा होता तो वो राइट होता, ठीक है। और आपको नॉट वाला फाइंड करना है, तो इन एनी कंट्री, अगर कोई भी कंट्री के कंप्यूटर को हार्म होता है तो इंडियन लॉ का जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। पर अगर इंडिया में है ना, इंडिया में कोई कंप्यूटर की प्रॉब्लम होती है या आपका अटैक होता है, साइबर अटैक, तो वो आईपीसी के अंडर आएगा, ठीक है। चलो हम आगे लास्ट 11 क्वेश्चंस पे। आई होप यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग। अगर आपको कुछ भी और भी डाउट्स लग रहे हो ना, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको और सिंप्लीफाई करके बताऊं कि आप कैसे ये स्ट्रैटेजी अपना सकते हो आगे वाले AIBE एग्जाम्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन 90 में पूछ रहे कितने टाइप के पनिशमेंट है। ये भी ना रटने की भी ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बैराक लेके गए हो ना आईपीसी का तो बैराक सब लेके जाते हैं, तो आईपीसी के बैराक में ही ढूंढना है। पनिशमेंट वर्ड क्या है, पनिशमेंट ना, और टाइप्स ऑफ पनिशमेंट ढूंढना है। तो आप जाओगे इसमें, ये देखो इतना बड़ा बड़ा लिखा है चैप्टर 3 पनिशमेंट, वही ढूंढना है। इसमें ढूंढने में इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, ये भी डायरेक्ट है। हाँ ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स हैं। तो ऑप्शन सी 5, कौन सा सेक्शन था ये, सेक्शन 53 से मैंने लिया है, ठीक है। हाँ चलो अब, हाँ ये ना काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जो पहले आईपीसी के बैराक से इलस्ट्रेशन आते थे ना, उसमें हिंट्स थोड़े ज़्यादा थे, इसमें ना और भी कम हिंट है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन दे दिया, इलस्ट्रेशन पहले समझते हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ लैंग्वेज आपका मतलब आपको लैंग्वेज अच्छे से समझना चाहिए। एक सेकेंड, क्वेश्चन ऊपर चला गया। हाँ, आपको लैंग्वेज अच्छे से समझना चाहिए ताकि आप ऐसे क्वेश्चन को भी, है ना, ये बैराक से ही सॉल्व करूंगी मैं, ठीक है। अब देखो ये कह रहे A, Z, दो लोग हैं A और Z, और वो दोनों तलवारबाजी कर रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, चलो खेल रहे हैं, मान लो तलवारबाजी कर रहे हैं, कुछ भी वो खेल रहे हैं, ठीक है। और किसके लिए खेल रहे हैं, बस मजे मजे में खेल रहे हैं, अम्यूजमेंट मतलब मजा, एंटरटेनमेंट। तो वो कुछ लड़ वड़ नहीं रहे हैं, वो अपने खुद के मतलब मस्ती में, जैसे आप भाई बहन खेलते नहीं हैं, ऐसे वो खेल रहे हैं। तो मस्ती में वो खेल रहे थे, और खेलते खेलते ये जो Z है, Z को बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ये कौन सा ऑफेंस है, ठीक है। यहाँ पे ना आपको ये एक एक करके इलस्ट्रेशन चेक कर सकते हो, बट अगर आप स्मार्ट हो तो एक एक करके चेक नहीं करोगे, आप इमीडिएटली ये आइडेंटिफाई करोगे कि जो क्वेश्चन है वो जो इतने वर्ड्स में समझा रहा है कि मज़े मज़े में खेल रहे थे, तो इसका मतलब क्या है, इंटेंशन तो है ही नहीं, है ना। क्या था, कंसेंट था। A और Z दोनों मज़े मज़े में खेल रहे थे, तो किसी का भी इंटेंशन नहीं था, ना A का इंटेंशन था ना Z का इंटेंशन था कि किसी को वो बहुत ज़ोर से चोट लगे, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, कंसेंट था, है ना। तो आप इसीलिए इसको क्या करोगे, नो ऑफेंस, क्योंकि इंटेंशन, कोई नेगेटिव इंटेंशन ही नहीं था, ठीक है। ऐसा कर लिया, पर आपको जानना है ये सच है, यू वांट टू बी वेरी श्योर, आपको जानना है कि ये सही मैंने लगाया और मुझे बैराक से चेक करना है। तो आप क्या करोगे, कंसेंट का सेक्शन आपको ढूंढना है। कंसेंट का सेक्शन कहाँ होता है, क्या होता है, कहाँ होता है, जनरल डिफेंसेस में होता है। तो कंसेंट ये रहा, कंसेंट एक सेकेंड दे दो, ढूंढ के बता देती हूँ, ये रहा 87, सेक्शन 87, ठीक है। बैराक से ही ढूंढा है मैंने एक तो बता दिया कैसे आप लॉजिकली नो ऑफेंस को लगाओगे, क्योंकि वो इंटेंशन नहीं है, तो नो ऑफेंस आप लगा सकते हो। अगर आपको बैराक से भी ढूंढना है तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे कि वो मजे मजे में खेल रहे थे, तो दोनों की सहमति थी, कंसेंट थी। जब सहमति से कुछ करते हैं
तो वो ऑफेंस नहीं होता है और आप वो ढूंढोगे कंसेंट का वर्ड कहाँ आ रहा है आईपीसी में, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेक्शन 87 का जो इलस्ट्रेशन है उसमें सेम वर्ड्स हैं, A and Z agree to fence with each other for amusement। ये देखो A and Z agree to fence with each other for amusement। तो आपका ये वेरीफाई भी हो गया कि ये ऑफेंस नहीं होता है, ठीक है। चले आगे बढ़े फिर 92 ये कह रहे हैं ऐसा कौन सा केसेस होता है जहां पे आप अपने खुद के प्राइवेट डिफेंस में किसी और को मार नहीं सकते। मारना मतलब उनका डेथ नहीं कर सकते, आप अपने आप को बचा तो सकते हैं पर ऐसे कुछ केसेस में ही आपको अलाउड है कि आप दूसरे व्यक्ति का जान ले लो। तो वो पूछ रहे हैं ऐसा कौन सा सिचुएशन नहीं है, एंड ऑप्शन है ऑप्शन सी। ये भी ना काफ़ी सिंपल है, ये आपका सेक्शन नंबर बता देती हूँ मैं, सेक्शन 100, इससे आप मैच करके ये सेक्शन ऑप्शन सी आपको पता चल जाएगा कि ये सही है। चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 93 तक तो हम आ ही गए हैं, आखिरी के ही क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट खत्म कर देते हैं। अरे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये तो हमारे फेवरेट क्वेश्चन है ना, जिसमें ऑप्शन में मतलब ऐसा क्लियरली सेक्शन नंबर लिखा होता है तो आपको पता है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सेक्शन नंबर क्रॉस चेक करना है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसमें पेक्यूनियरी बेनिफिट्स के बारे में नहीं है, और ये कौन से मतलब किस एक्ट के सेक्शन है वो भी दिया है, इंडियन पीनल कोड। तो जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन 89 किसके बारे में होता है, ये आता है प्राइवेट डिफेंसेस में, ठीक है। अब बैरक से चेक कर लो 89 खोल के, तो 89 में आपको कहीं पे भी पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी या मनी रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। 89 इज एक्ट डन इन गुड फेथ, मतलब जो दिल से किया हो, जो आउट ऑफ योर गुड विल, गुडनेस ऑफ हार्ट किए हो, वो होता है। तो उसमें तो पेक्यूनरी बेनिफिट्स के बारे में कुछ नहीं होता, वो तो आप मन से कर रहे हो। तो आंसर है ऑप्शन ए। क्यों उन्होंने नॉट पूछा है ना, जिसमें पैसों के बारे में बात नहीं होती है, वो हो गया 89। वो तो आप इजीली वहां से पढ़ के ये आप कर सकते हो, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाँ चलो, ये ना बढ़िया क्वेश्चन है 94। तो ये ऐसे क्वेश्चंस के लिए ना ये इलस्ट्रेशन क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। जैसे वो इनकम टैक्स का बीच में एक क्वेश्चन था जो आपको आता नहीं है, वो छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस मत छोड़ना। ये कह रहे एक्स कोई पर्सन है, जो विमेन है और जो औरत घूंघट पहनती है, उनको छेड़ने के लिए है ना, उनको तंग करने के लिए वो आप घूंघट उठा देते हो उनका कंसेंट के बिना। तो वो पूछ रही है कौन सा ऑफेंस है। इसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल ट्रिक बता रही हूँ। हर्ट है ना, पहले आप हर्ट पे जाओगे, उसका इलस्ट्रेशन देखोगे। चले क्या हर्ट पे, हर्ट कहाँ होता है, 300 समथिंग में होता है ना, ढूंढते हैं इंडेक्स से कहाँ आता है, मर्डर हो गया, हर्ट ये रहा 319 हर्ट मिल गया। अब देखो हर्ट के इलस्ट्रेशन पर, वो इलस्ट्रेशन ये इलस्ट्रेशन से मैच नहीं हो रहा, तो मुझे पता है ऑप्शन ए सही आंसर नहीं है। तो मैं जाती हूँ सेकंड, क्रिमिनल फोर्स ढूंढा, हाँ ये रहा, मिल गया 350, ठीक है। मैंने अब सेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया 350, अब मुझे इलस्ट्रेशन आइडेंटिफाई करना है। तो मैं पढ़ते जा रही हूँ और मुझे मिला इलस्ट्रेशन एफ, ठीक है। इलस्ट्रेशन एफ में वर्ड्स सही मैच हो रहे। इंटेंशनली पुल्स अ विमेन्स व्हील, ए हियर इंटेंशनली यूजेस फोर्स टू हर, दैट्स ऑल नॉट रेलेवेंट, बट मुझे मैच हो गया। और जिस भी आपका ऑफेंस के साथ इलस्ट्रेशन मैच होगा, आपको ऑप्शन में वही ऑफेंस ढूंढना है और उसी को आपको राइट मार्क करना है। तो क्रिमिनल फोर्स हो गया ये वाला ऑफेंस, ठीक है। ओके चलते हैं 95 पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें ना सेक्शन नंबर दिया है, ना ऑफेंस का नाम क्लियरली दिया है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी बच्चे को आप किडनैप कर लेते हैं और उनके शरीर से अंग अलग कर देते हैं, मतलब हाथ तोड़ दिया, पैर निकाल लिए, और उनको आप बेगिंग के लिए मजबूर कर देते हो। आपने काफ़ी मूवीज़ में भी देखा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि ऐसे काफ़ी स्कैंडल चलते हैं, और लोग बच्चों को उठाते हैं, मतलब कहीं से उठा के उनको उन पे ज़बरदस्ती करते हैं और उनको बेगिंग के लिए मजबूर करते हैं और उनसे वो पैसे कमाते हैं। ये एक ऑफेंस है। तो ये पूछ रही है कौन सा ऑफेंस है और उसमें कितना पनिशमेंट लगता है। इसके लिए हम क्या ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे ना वर्ड समझना इंपॉर्टेंट है। मेम का मतलब वही होता है कि शरीर से अंग आप अलग कर दो, ठीक है। शरीर के पैर, हाथ पैर वो तोड़ दो।
तो हमें ये आइडेंटिफाई पहले करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे इंडेक्स पे, जो कंटेंट्स होता है ना आईपीसी का, आईपीसी के कंटेंट्स में जाना, ये रहा किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी, फोर्स लेबर, ये सब उसी के अंडर आता है ना। तो अब मैं जाती हूँ किडनैपिंग, और देखो किडनैपिंग और मेमिंग, यहाँ पे वर्ड मैच हो रहा है, मेम्स, मेमिंग, अ माइनर फॉर पर्पसेस ऑफ बेगिंग। तो ये हो गया, पहले मैंने आइडेंटिफाई किया, मेरा करेक्ट सेक्शन नंबर 363A। अब मुझे इसका पनिशमेंट कितना है वो देखना है, तो मैं जाऊंगी 363 के पास और वहां से मैं देखूंगी कितना पनिशमेंट दिया है। ठीक है, ये रहा 363, किडनैपिंग और मेमिंग का मुझे सेक्शन मिल गया, और उसी के नीचे उनका पनिशमेंट भी दिया है। पनिशमेंट है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, अब मैं जाती हूँ 96 पे। ये अब यहाँ पे ना क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, एक्स वाई दो लोग हैं और एक्स थ्रेटन कर रहा है वाई को कि अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मेरे पास तुम्हारे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं प्रेस को लीक कर दूंगा। इसको क्या बोलते हैं, ब्लैकमेल। और मैंने क्या समझाया था, लॉ में कुछ ब्लैकमेल का वर्ड नहीं होता है, उसका होता है एक्सटॉर्शन, है ना, एक्सटॉर्शन होता है। और एक्सटॉर्शन का सेक्शन नंबर हो जाता है शायद 363, चेक करें 363, अरे नहीं 363 तो किडनैपिंग है, एक्सटॉर्शन कहाँ आता है, चलो देखो नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ पे ढूंढ लो। ये कहाँ गया, 383, 63 नहीं 383। देखो इसके लिए बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। 383, अब 383 में हमें देखना है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मैं देख रही हूँ, देखो 383 में पहले इलस्ट्रेशन दिए हैं और ये वाला इलस्ट्रेशन 1 से मैच हो गया, तो मुझे पक्का पता है ये है एक्सटॉर्शन का ही एग्जाम्पल। अब मैं इससे नीचे आऊँगी, ये देखो एक्सटॉर्शन, फिर इलस्ट्रेशन, इसमें से इलस्ट्रेशन 1 मेरा मैच हुआ है, फिर पनिशमेंट में है 3 years, आपको 3 साल तक की सजा हो सकती है। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। चलिए लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे, 3 ही क्वेश्चन बचे, खत्म कर देते। ये क्वेश्चन है सीआरपीसी का, ठीक है, आईपीसी नहीं, अब सीआरपीसी में ढूंढना है। और ये पूछ रहे हैं जो भी जज साहब होते हैं, असिस्टेंट जज, असिस्टेंट सेशंस जज, वो कितना मैक्सिमम टाइम का इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेंटेंस। हाउ मच सेंटेंस, मतलब वो कितना लॉन्ग इंप्रिजनमेंट, सजा कितना सुना सकते हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा, वही सीआरपीसी के बेरा एक्ट का इंडेक्स में जाओगे और ये देखो सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट्स एंड सेशंस जजेस में पास, ये आ गया 47। चलिए हाँ, ये आ गया आपका, ये रहा असिस्टेंट सेशंस जज में पास सेंटेंस, एक्सेप्ट डेथ, डेथ नहीं पास कर सकते, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं पास कर सकते, और 10 years से ज़्यादा का सज़ा नहीं सुना सकते। तो आंसर क्या हो गया, जो नॉट एक्सीडिंग 10 years है, ऑप्शन सी, वो हो गया आपका आंसर, है ना। देखो इसके लिए आपको किसी और की पे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप रिलाई करें, यहीं से आपका बेरैक से मैच करके आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। ये तो काफ़ी सिंपल है, क्यों, क्योंकि फिर से हमारा फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, सेक्शन मतलब ऑप्शन में ही क्लियर लिखा है, ये आप वर्ड मैच करोगे और आंसर आएगा सेक्शन 43, 41, 41A, 42, ये सब प्राइवेट पर्सन के रिलेटेड नहीं है, तो आपको बस मैच ही करने हैं सेक्शन 43 के वर्ड्स इनसे, एंड आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, सॉरी टू मोर क्वेश्चंस वी हैव। ये कह रहे हैं सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, ये भी सीआरपीसी का क्वेश्चन है, किन किन केसेस में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। वाइफ को कब मेंटेनेंस नहीं मिलता है, जब वो खुद से मतलब अपनी मर्जी से बिना कोई रीजन के हस्बैंड से अलग रहती है, तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलता है। बाकी केसेस में अगर उसको ज़बरदस्ती घर से निकाल देते हैं या कुछ और होता है, उसके मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती कुछ होता है, तो उसको मेंटेनेंस मिलती है। और यहाँ पे ऑप्शन है बी, वॉलेंटरीली, मतलब अपने मन से वाइफ चली गई है, वाइफ हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहती है और उसका कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आगे हैं 100। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चंस, क्यों, बस एक ही सेक्शन देखना है, ज़्यादा सेक्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 164A पे जाओगे, है ना, देखो
सेक्शन 164A मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, और आंसर सीधा आपका हो गया ऑप्शन ए। बस हमारा पेपर खत्म हो गया। अगर इन क्वेश्चंस में भी अभी आपको कोई भी डाउट हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं उसको और सिंप्लीफाई करके उसको क्लैरिफाई कर दूंगी। एंड बाय एनी चांस अगर ये AIB आपका क्लियर नहीं हो पाता है, डोंट बी डिसहार्टेंड, आप चिंता मत करो। हमारे चैनल में अभी बहुत सारे और वीडियोस आएंगे ताकि आप अगले वाले AIB के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करके जाओ। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।